जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS मेंटोर में। आज हम देखेंगे जो जीएस पेपर 4 है उसमें होता है केस स्टडी। ठीक है, तो केस स्टडी को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम देखेंगे। आज हम मेरी खुद की कॉपी जो मैंने मेंस के टाइम पे लिखी थी वो देखेंगे। साथ में उसको कंपेयर करेंगे रवि सियाग सर की कॉपी से कि उन्होंने कैसे केस स्टडी लिखी थी और मैंने कैसे केस स्टडी लिखी थी। ठीक है, और क्या सीखने को हमको मिलता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो फोरम आईएएस की जो आप देख रहे हो ये मेरी केस स्टडी है जो मैंने लिखी थी। ठीक है, इसको हम देखेंगे ना। इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश वाला पढ़ लेना, हिंदी में मैं पढ़ के दिखाऊंगा क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ। ठीक है, और ये केस स्टडी है, ये मैंने जो लिखा है इसको हम पूरा देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे रवि सियाग सर हैं उनकी केस स्टडी। ये देखिए, ये रवि सियाग सर की कॉपी है, उन्होंने कैसे केस स्टडी को लिखा है वो हम देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। तो हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। ठीक है, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ठीक है, तो ये केस स्टडी है ना। 11 नंबर क्वेश्चन जो है ये इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं इसको पढ़ सकते हैं ना, पोस्ट करके इसको पढ़िएगा। है ना, ये क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिए हुए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। ठीक है, 20 मार्क्स का आता है, 250 वर्ड में लिखना है, 4 पेज आपको मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं हिंदी में। ये मेरी कॉपी है, इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है, पिछले 2 वर्षों से निजी चीनी कारखानों द्वारा बड़ी संख्या में बकाया का भुगतान नहीं किए जाने के कारण एक राज्य में किसान संघों ने बड़े पैमाने पर विरोध का आह्वान किया। कौन है किसान? कौन है यहाँ पे? किसान संघ। ठीक है, बड़े पैमाने पर विरोध के दिन किसान भारी संख्या में पहुंचे और कई जगहों पर विरोध हिंसक हो गया। पथराव, वाहन जलाने आदि घटनाएं हुई। पुलिस कुछ स्थानों पर हिंसक प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थी और उन्हें लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। किसको? पुलिस को। लेकिन एक जगह पुलिस ने फायरिंग की जिसमें 4 किसान मारे गए। ठीक है, 4 किसान यहाँ पे मारे गए। 4 किसान यहाँ पे मारे गए। इससे स्थिति और भी विकट हो गई क्योंकि अन्य स्थानों पर भी किसानों ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में हिंसा का सहारा लिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विपक्ष के दबाव में राज्य के एक मंत्री ने बयान दिया। ठीक है, मंत्री ने कुछ बयान दिया यहाँ पे कि पुलिस की गोलाबारी से किसानों की मौत नहीं हुई है, बल्कि बल्कि प्रदर्शनकारियों में कुछ असामाजिक तत्व हैं जिसने राज्य में अशांति पैदा करने के लिए गोलाबारी की थी। मंत्री के इस बयान ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने के बजाय उन्हें और नाराज कर दिया ने क्योंकि कुछ चश्मदीदों ने समाचार चैनलों को बताया कि यह मौत पुलिस फायरिंग का परिणाम है। ठीक है, यह सब सरकार की खराब छवि पेश करता है और बुद्धिजीवियों के विभिन्न वर्गों द्वारा पुलिस कार्रवाई की बड़ी आलोचना की गई। प्रदर्शन कर रहे किसानों के पक्ष में जनता की भावना आनी शुरू हो गई। सरकार पर तनाव को दूर करने, किसानों की शिकायतों को दूर करने और प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारी दबाव है क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने सभी प्रमुख राजमार्गों को अवरुद्ध करना शुरू कर दिया है, जिसने राज्य के लोगों की दिन प्रतिदिन की दिनचर्या को पंगु बना दिया है। इसके अलावा यह खतरा है कि स्थिति कभी भी नियंत्रण से बाहर हो सकती है। मान लीजिए कि आप जहां घटना हुई है वहां के जिला मजिस्ट्रेट हैं। लो, आपका सपना पूरा हो गया, आपको जिला मजिस्ट्रेट बनना था, आप यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है, अब आपको एक केस दे दिया गया, इस केस को आपको सुलझाना है। सबसे पहले आपको क्या ड्यूटी दे दी गई? आपको करना है प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, आप देखते होंगे जैसे भी कोई दुर्घटना होती है तो पुलिस आती है, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है ना। तो यहाँ पे आपको करना है प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना है। मीडिया के लिए आपका क्या बयान होगा? ठीक है, यदि वह इस बारे में स्पष्टीकरण मांगती है कि क्या पुलिस फायरिंग में लोग मारे गए थे जैसा कि राज्य के मंत्री ने कहा था, तब आप क्या करोगे? ठीक है, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? आपको सबसे पहले ये बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि शामिल नैतिक मुद्दे।
ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नैतिक मुद्दे और नैतिक दुविधा में क्या अंतर होता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा देखिए, फायरिंग के बाद की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। ठीक है, फिर आप क्या कदम उठाने वाले हैं उसकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। हमने क्या किया, सबसे पहले इंट्रो। ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में देखने मिली थी, जहां किसानों ने हिंसक विरोध किया एवं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुछ किसानों की मौत हो गई। सेम घटना ऐसी एक मंदसौर जिले में हुई थी मध्य प्रदेश के। ठीक है, बहुत न्यूज़ में थी, किसानों ने दूध फेंक दिया था। ठीक है, तो तो उसी से रिलेटेड कुछ घटना थी, तो मैंने इसका इंट्रो इस तरह लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, प्रमुख हितधारक। हितधारक आपको आपसे पूछे हों या ना पूछे हों, आपको हितधारक लिखने हैं। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लाइन से लिख सकते हैं या यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, जैसे प्रमुख हितधारक करके 1 2 3 4 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। अब सबसे पहले प्रमुख हितधारक कौन है, मैं स्वयं, जो जिला कलेक्टर है। निजी चीनी कारखाने, ठीक है, ये हो गया। किसान संघ, ठीक है, पुलिस, मंत्री, असामाजिक तत्व, जिसकी बात हुई कि असामाजिक तत्व कुछ बीच में आ गए तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके कारण कुछ किसान मारे गए और नाम आ गया पुलिस पर, तो हमने असामाजिक तत्व ले लिया इसमें। एक समाज ले लिया, क्योंकि समाज परेशान हो रहा है इस घटना के चक्कर में। फिर सरकार आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रमुख हितधारक। अब बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपका क्या था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है तो, हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप क्या बोलोगे। तो मेरे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह बयान होगा कि इस घटना में हुई फायरिंग की जांच का विषय। ठीक है, आपने सुना होगा। ठीक है, मेरे दिमाग में कैसे आया कि मैं, मूवी देखते हैं अपन, न्यूज़ चैनल देखते हैं, वहाँ पे पुलिस आती है, वो क्या बोलती है, जो घटना हुई है जांच का विषय, हम एक कमेटी बिठाएंगे, है ना। तो वही सोच के मैंने लिख दिया कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं क्या बोलूँगा, है ना, कुछ अलग से तो मैं ऐसा बोलने नहीं वाला। जो देखा था हमने मूवी में, ठीक है, जो हमने देखा था न्यूज़ चैनल पर, पुलिस आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, क्या बोलती है कि ये जांच का विषय, हम एक कमेटी बिठाएंगे, है ना, कमेटी की जो सलाह देगी उस पर हम काम करेंगे, ऐसा ऐसा बोलती है। तो वही हमने यहाँ लिख दिया। क्या लिखा, कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह बयान होगा, इस घटना में हुई फायरिंग जांच का विषय। ठीक है, यह एक शर्मनाक घटना है, दोषी व्यक्ति को कठोर सजा दी जाएगी। इस बयान से मंत्री के बयान को संतुलित किया जा सकता है, ठीक है, जिससे हिंसा को रोकने में मदद मिल सकती है ना। ये हमने बोल दिया। जो ये चेकर है उसने थोड़ा सा और बोल दिया कि भाई तुम ये भी बोल सकते हो इसमें साथ में। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता देते हैं चेकिंग के टाइम पे। फिर आया नैतिक मुद्दे। नैतिक मुद्दे, नैतिक दुविधा में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, आप जाके इससे पहले जो मैंने सुनील धनवंतर सर के साथ अपनी कॉपी को कंपेयर किया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया नैतिक मुद्दे और नैतिक दुविधा क्या होती है। तो नैतिक मुद्दे क्या है, किसानों की आय का भुगतान संबंधी नैतिक मुद्दा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो फैक्ट्री है वो किसानों को भुगतान नहीं कर रही है, तो यहाँ पे किसानों की आय का भुगतान संबंधी नैतिक मुद्दा है। ठीक है, हिंसक प्रदर्शन में फायरिंग से किसान की मौत से संबंधित नैतिक मुद्दा, भाई यहाँ किसान मर गए, ये भी एक नैतिक मुद्दा है। विपक्ष के दबाव में मंत्री द्वारा अपनी सत्यनिष्ठा के विरुद्ध जाकर गलत बयान देने संबंधी मुद्दा, यहाँ पे सच नहीं बोला, यहाँ पे विपक्ष के दबाव के कारण इन्होंने झूठ बोल दिया, सत्यनिष्ठा का यहाँ पे उल्लंघन हो गया। हिंसक आंदोलन का प्रभाव राज्य के अन्य लोगों पर नकारात्मक रूप से पड़ने का मुद्दा। अब हिंसक आंदोलन हुआ, इससे क्या हुआ, राज्य के अन्य लोगों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जो आवागमन था, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो रोड थी, ठीक है, जो नेशनल हाईवे था, जो स्टेट हाईवे था, उसको ब्लॉक कर दिया। इससे क्या हुआ, जो अन्य लोग थे उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, इससे क्या हुआ, समाज प्रभावित हुआ। जिला कलेक्टर में स्वयं के ऊपर लोक सेवा के प्रति समर्पण भाव का मुद्दा। ठीक है, अब मेरे ऊपर समर्पण भाव का मुद्दा है, ये हमने लिख दिया। सरकारी संपत्ति के नुकसान का मुद्दा, है ना, यहाँ पे सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है क्योंकि तोड़फोड़ हो रही है, हंगामा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या था, इस स्थिति में उठाए प्रभावी कदम, है ना। ये देखिए, हमने नैतिक मुद्दा देख लिया क्वेश्चन में जो पूछा था। ठीक है, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर ली, नैतिक मुद्दे की बात कर ली। तीसरा क्या था, फायरिंग के बाद की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। अब हम क्या कदम उठाने वाले हैं उसकी बात होगी।
जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमको सीधे सीधे उसका आंसर लिखना है, ठीक है। और आंसर कहाँ से लिखना है, आपको पैराग्राफ जो दिया उसमें आराम से दिया हुआ है, ठीक है। कुछ आप जो एथिक्स पढ़ते हैं, एथिक्स की जो शब्दावली होती है, जो है ना, जो वर्ड्स होते हैं वो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको मिला के एक केस स्टडी को लिखा जाता है। तो केस स्टडी लिखने से पहले आप पहले एथिक्स के सिलेबस खत्म कीजिए, ठीक है। उसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को देखिए, है ना, उनको याद कीजिए, ठीक है। जब आप डेफिनेशन कर लोगे, पूरा सिलेबस अच्छे अच्छे से पढ़ लोगे, उसके बाद आप आराम से इन केस स्टडी को हैंडल करने के काबिल हो जाओगे, ठीक है। केस स्टडी को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कीजिए, पहले आप जो हमारा एथिक्स का सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। जो भी आपके नोट्स है उसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद फिर यहाँ पे आप लिखिए, क्योंकि यहाँ पे लिखने के टाइम पे आपको यूज़ करना पड़ता है शब्दावली जो एथिक्स की होती हैं, जो वर्ड्स होते हैं एथिक्स के वो आपको यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे सत्यनिष्ठा यहाँ पे यूज़ किया गया है ना, इस तरीके से आपको यूज़ करने पड़ते हैं। अब देखिए, इस स्थिति में उठाए प्रभावी कदम। सर्वप्रथम किसान संघ के नेताओं से बातचीत करूंगा, है ना। जो किसान संघ जो हंगामा कर रहे हैं ना, तो पहले हमको क्या करना पड़ता है, जो भी नेता है, ठीक है, किसान संघ का, उससे बातचीत करना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन ऐसा यदि ऐसे कोई केस स्टडी होती है जहाँ पे हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, दो दो धर्म है उनके बीच में दंगे हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो धर्मावलंबी है, जो, ठीक है, उस धर्म के जो नेता है उनसे बात करेंगे, है ना। उसी तरह सर्वप्रथम हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसान संघ जो यहाँ पे हंगामा कर रहा है, तो उसके नेता से बातचीत करेंगे और उन्हें आश्वासन दूंगा कि उन्हें उनका बकाया भुगतान प्राप्त हो जाएगा एवं फायरिंग की जांच के बाद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हम उसको बोल देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है ना, देख सकते हैं आप, तो स्पेलिंग मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा। अब बात करें दूसरा, पीड़ित परिवारों जिन किसानों की मौत हुई को मुआवजा दिलवाने की घोषणा, है ना, क्योंकि जिनकी मौत हुई उनको मुआवजा दिलवाना पड़ेगा। ये आप सब देखते होंगे न्यूज़ चैनल पर, जब भी कुछ ऐसा घटना होती है तो ये सब होता है। वही मेरे दिमाग में था, मैंने उसी तरह से अपनी केस स्टडी को बना दिया कि भाई क्या करूँगा, पहले किसान के जो मुखिया उससे बात करूँगा, बकाया भुगतान प्राप्त हो जाएगा उसकी उसकी बात कर दूंगा, फायरिंग की जांच के बाद आरोपियों की सख्त कार्रवाई हो जाएगी, इसकी बात करूंगा उनसे। जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा दिलवाने की घोषणा करूंगा, ठीक है। फायरिंग की जांच के आदेश दूंगा। इस मामले को शांत करने के लिए सरकार से बातचीत कर चीनी कंपनी पर दबाव के द्वारा किसानों को बकाया भुगतान दिलवाने का आग्रह करूंगा। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की पहचान कर उन पर दंडात्मक कार्रवाई की अपेक्षा करूंगा, है ना। इस तरह हमने लिख दिया, निष्कर्षतः उपरोक्त कदमों द्वारा इस घटना को शांत कर जिले में शांति व्यवस्था स्थापित की जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह आपका ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे दिया 8.75 कुछ नंबर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि मैंने कैसे केस स्टडी को लिखा है, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा था, है ना, क्या प्रभावी कदम उठाएंगे, तो भाई जो नॉर्मल कदम उठाते हैं आपने देखा होगा मूवी या टीवी चैनल पर, तो उस हिसाब से मैंने लिख दिया है, ठीक है। इस तरह हम कदम उठाएंगे। और बात करें हैं नैतिक मुद्दे, ये नैतिक मुद्दे आपको कहाँ से मिल जाएंगे, जो आप केस स्टडी पढ़ोगे तो वहां से आपको कुछ नैतिक मुद्दे आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरह हमने यहाँ पे केस स्टडी को खत्म कर दिया। आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे लिखना पड़ता है। कुछ नहीं करना, आपको जो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन के अनुसार आप जो पैराग्राफ है उसमें से अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए एथिक्स का, एथिक्स के जो डेफिनेशन है उसकी जो शब्दावली है उस पर कमांड होनी चाहिए, वही आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे, ठीक है। तब जाके आप एक अच्छी केस स्टडी लिख पाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं रवि सियाग सर की केस स्टडी, उन्होंने कैसे लिखी है। ये है रवि सियाग सर की केस स्टडी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं और भी पीडीएफ जो है वो सेंड करता रहता हूँ, साथ में जो न्यूज़पेपर है उनको शेयर करता रहता हूँ, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो आपको आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम विजन आईएएस में जो रवि सियाग सर की कॉपी है, आप देख रहे हैं रवि कुमार सियाग यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये केस स्टडी है इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पोज करके इसको पढ़िए। ये क्वेश्चन दिए हो 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम हिंदी में पढ़ते हैं। आप एक युवा अधिकारी हैं जो ऐसे जिले में अनुमंडल अधिकारी के पद पर तैनात हैं जहां माचिस और पटाखे बनाने की फैक्ट्रियां अवस्थित हैं, है ना। यहाँ पे क्या ये पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ जो है डाउनलोड नहीं है, ठीक है। ये पीडीएफ जो है साइट पर खुली हुई है, तो यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मैनेज करने की कोशिश करना। हाँ, तो हम कहाँ पढ़ते हैं, ये देखें।
आप एक युवा अधिकारी हैं जो ऐसे जिले में अनुमंडल अधिकारी के पद पर तैनात हैं जहां माचिस और पटाखे बनाने की फैक्ट्रियां अवस्थित हैं। आपके संज्ञान में लाया गया है कि इन खतरनाक गतिविधियों में बड़ी संख्या में बच्चे कार्य कर रहे हैं। सरकार ने पहले एक अधिसूचना जारी की थी कि इन विनिर्माण इकाइयों के मालिकों को बाल श्रम को रोकने के लिए वार्षिक रूप से अपने कर्मचारियों की प्रोफाइल के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। ये विनिर्माण इकाइयां सरकार के निर्देशों का अनुपालन करते हुए वार्षिक रूप से ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं और दावा करती हैं कि बाल श्रम के नियोजन को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया है। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि ये इकाइयां कानून की त्रुटियों का लाभ उठा रही हैं। वे ठेकेदारों का उपयोग बच्चों को बिना आधिकारिक तौर पर इकाइयों के पेरोल पर नियोजित करके उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से कार्य पर रखने के लिए कर रही हैं। इन बाल मजदूरों के परिवार निर्धन हैं और इसे आय का एक अनिवार्य स्रोत मानते हैं। एक प्रभावशाली स्थानीय राजनेता भी इनमें से कुछ विनिर्माण इकाइयों का मालिक है और बाल श्रम के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए इनमें शामिल अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए जाना जाता है। ये हो गया आपका केस स्टडी। ठीक है, इस प्रकरण में शामिल हितधारकों और नैतिक मुद्दों की पहचान करना है। ठीक है, हितधारक बताना है, नैतिक मुद्दा बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप इस समस्या के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाएंगे और आपकी कार्रवाई के मुख्य तत्व क्या होंगे। फिर क्या जिले में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए आप कौन से माध्यम दीर्घकालीन उपाय प्रस्तावित करेंगे। अब ये देखिए, सबसे पहले इन्होंने भी क्या किया, इंट्रो लिखा है। इंट्रो यहाँ पे डेटा के हिसाब से दिया कि बाल श्रम कितना है। वर्तमान में भारत में जनगणना 2011 के अनुसार 10.1 मिलियन बच्चे, ठीक है, बाल श्रम से प्रभावित हैं और कानून व संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद किस प्रकार ये समस्या आज भी व्याप्त है, इस प्रकरण को यह केस स्टडी संबोधित करती है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे इंट्रो दिया डेटा के साथ। आपके पास डेटा है, यदि जैसे महिलाओं से संबंधित कोई आता है तो आपके पास महिलाओं से संबंधित डेटा रहता है। बाल श्रम के डेटा हम पढ़ते हैं क्योंकि हमारा जो GS2 है, GS2 में सामाजिक न्याय है, ठीक है, वहां पर आपको ये बाल श्रम के बारे में पढ़ना पड़ता है, वहां डेटा आपको याद हो जाता है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप आराम से इस तरह के डेटा याद कर सकते हैं। ठीक है, महिलाओं से संबंधित आता है तो आपको GS2 में मिल जाता है, GS1 में मिल जाता है डेटा। ठीक है, और जैसे क्लाइमेट के ऊपर आता है, ठीक है, तो आपको GS3 का उसमें से डेटा मिल जाता है। जो डेटा आपको याद हो जाएगा यदि आप तैयारी करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो आराम से आप डेटा से संबंधित यहाँ पे लिख सकते हैं केस स्टडी में इंट्रो। अब देखते हैं प्रमुख हितधारक। प्रमुख हितधारक में क्या है, बच्चों के माता पिता निर्धन, ठीक है, आमदनी का स्रोत, प्रभावित बच्चे, ठीक है, बच्चों के बचपन का दुरुपयोग, मैं अधिकारी के रूप में मेरे कर्तव्य का पालन, फैक्ट्री मालिक बच्चों का सस्ता श्रम व कानून दुरुपयोग कर रहे हैं, राजनेता संलिप्त है इसमें, पुलिस कानून क्रियान्वयन, संपूर्ण समाज कुप्रथा का प्रभाव। यहाँ पे इन्होंने अपना प्रमुख हितधारक जो है वो लिख दिए। अब आए नैतिक मुद्दे। नैतिक मुद्दे मैंने भी अपनी केस स्टडी में लिखा था, वहां भी नैतिक मुद्दे पूछा था, है ना। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं नैतिक मुद्दे कौन कौन से। कानून के रूप में प्रक्रियात्मक न्याय, ये क्या है, शब्दावली है एथिक्स की, है ना, एथिक्स की शब्दावली है प्रक्रियात्मक न्याय, एवं त्रुटियों का लाभ उठाकर प्रयोग कर आधारभूत न्याय में अवरोध का मामला पहला मुद्दा है। बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित अभिसमय से संबंधित बालकों के कल्याण का मुद्दा, मेरे कर्तव्य पालन का मुद्दा, राजनेताओं के भ्रष्टाचार कुप्रथा बढ़ाने का मुद्दा, माता पिता की गरीबी आर्थिक हित बनाम बच्चों के भविष्य सार्वजनिक हित का मुद्दा है, कम लागत पर बच्चों का श्रम, ठीक है, लागत लाभ व मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा है, बच्चों के भविष्य व अधिकार हनन का मुद्दा है। तो यहाँ पे इन्होंने जो मुद्दे थे इस केस स्टडी में उनको उजागर कर दिया। फिर देखते हैं मेरी कार्रवाई का स्वरूप। अब मैं किस तरह कार्रवाई करूंगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया, देखो, सभी हितधारकों को संबोधित कर कांट के सार्वभौमिकता के नियम, कर्तव्य सिद्धांत व जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के आलोक में मैं निम्न कार्य करूंगा। जब आप एथिक्स कंप्लीट करेंगे तब आप इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कांट का सार्वभौमिकता नियम क्या है, जॉन रॉल्स क्या है, कर्तव्य सिद्धांत क्या है। ठीक है, जब आप ये पढ़ेंगे तो आप अपने केस स्टडी में इनको यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज कर सकते हैं वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कार्य करेंगे, ठेकेदार,
पूर्ण जांच कर त्रुटि प्रयोग कर लाभ लेने पर कार्रवाई करूंगा ठेकेदार के ऊपर इस तरह। फिर माता पिता की बात करें तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अब ये क्या है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, ये है हमारा सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने शब्दावली यूज करी है एथिक्स की। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रयोग द्वारा बाल श्रम के दीर्घकालिक हानियों के बारे में जानकारी दूंगा, सहयोगार्थ अनुनयन करूंगा। फिर राजनेता, सुकरात के स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर सिद्धांत के अनुरूप बिना भय के बातचीत कर उनका सहयोग लेकर कानून क्रियान्वयन करूंगा। तो यहाँ पे फिर से क्या किया इन्होंने, एथिक्स की शब्दावली यूज की, सुकरात के स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर सिद्धांत, है ना। इस तरह यदि आप यूज करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब देखो मेरी कॉपी और इनकी कॉपी में क्या सीखने मिल रहा है कि इनकी कॉपी में इस तरह के वर्ड जो सुकरात के, ठीक है, जॉन रॉल्स, कांट, इनका यूज किया है इन्होंने। जो हमारे थिंकर्स होते हैं उनका यूज किया है, जो मैंने अपनी कॉपी में नहीं किया है ना। तो यहां से हमको ये सीखने मिलता है कि हमको थिंकर्स जो है, हम थिंकर्स भी पढ़ते हैं एथिक्स में, तो उनका भी यूज यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये हमको सीखने मिलता है रवि सियाग सर की कॉपी से। ठीक है, जो हम शब्दावली तो यूज करते हैं, साथ में हमको थिंकर्स हैं, थिंकर्स को भी आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब जैसे बच्चे, प्रभावी डेटा से उनका पुनर्वास सुनिश्चित करूंगा। समाज, समाज का क्या कठोर व प्रभावी कार्रवाई द्वारा उदाहरण पेश करूंगा। पुलिस के साथ क्या अपेक्षित समन्वय व सहयोग करूंगा निष्पक्ष जांच व दंड में। अब उपाय, उपाय बताना हमको, उसमें तीसरा क्वेश्चन क्या था, प्रस्तावित उपाय। तो निवारक, निवारण के लिए हम क्या करेंगे, प्रभावी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। तो सरकारी योजना है उनका क्रियान्वयन हम प्रभावी तरीके से करेंगे, जैसे मनरेगा, मिड डे मील। मनरेगा से क्या उन्हें रोजगार मिले सही, मिड डे मील खाना जो मिले। ठीक है, सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, तो ये हो गया। अब कार्यवाहक, तो यहाँ पे कार्रवाई से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 24 व बाल श्रम उन्मूलन अधिकार का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करूंगा, है ना, प्रावधानों का सतत व अक्षरस्य क्रियान्वयन। तो देखो निवारक में क्या है, इसका निवारण की बात करिए, इसमें कार्यवाहक मतलब क्रियान्वयन किया है। पुनर्वास, पुनर्वास में क्या करेंगे, जो बच्चे हैं उनका हम पुनर्वास करेंगे, जैसे पीड़ित बच्चों के डेटा से नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के अनुरूप एनजीओ व सिविल सोसाइटी के सहयोग द्वारा प्रभावी पुनर्वास व समयबद्ध क्षतिपूर्ति दिलाने में मदद करूंगा। यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड कर दिया क्या, इस प्रकार उपयुक्त कार्रवाई व सुझावों द्वारा देश के भविष्य के प्रभावी कल्याण, पुनर्वास और बचाव में प्रभावी मदद करूंगा। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने केस स्टडी को खत्म कर दिया। तो ये थी रवि सियाग सर की केस स्टडी। ठीक है, ये थी मेरी केस स्टडी। अब फाइनली हम देखें तो हमको यहाँ पे क्या सीखने मिला, हमको यहाँ ये सीखने मिला कि मेरी कॉपी थी, ये तो आपने देख ली, है ना। मैंने एथिक्स की टर्मिनोलॉजी तो यूज करी है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो रवि सियाग सर ने जो थिंकर्स का यूज किया है ना, जो थिंकर्स का यूज किया है वो मैंने नहीं किया है। तो यहाँ से हमको ये सीखने मिलता है कि हमको थिंकर्स का भी अच्छे से यूज करना है। ठीक है, बाकी आप जब एथिक्स को कंप्लीट कर लेंगे तो केस स्टडी आप लिखना सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप जो टॉपर्स की कॉपी थोड़ा देखेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा कैसे केस स्टडी को लिखा जाता है, कैसे अप्रोच किया जाता है। ठीक है, तो केस स्टडी आप लिख लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको जो आपका एथिक्स है उससे कंप्लीट करना है, उसकी अच्छे से रीडिंग करनी है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। ठीक है, कहीं आपको लगता है तो वो एग्जाम्पल्स आप लगा सकते हैं। जो थिंकर्स हैं उनको पढ़ना है, उस थिंकर्स को जब आप केस स्टडी में कैसे यूज करना है वो आपको आना चाहिए। हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, कहाँ उसको उसको यूज करना रहता है। ठीक है, जैसे हम न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को हमने हाईलाइट कर लिया कि भाई ये चीज़ है, लेकिन जब आप आंसर लिखना जाते हैं तो आपको याद ही नहीं आता कि न्यूज़पेपर में हमने कोई एग्जाम्पल देखा था, उसको हम यहाँ पे कोट कर दें। वो तब आएगा जब आप इसको धीरे धीरे डेली बेसिस पे उसको यूज करें। ठीक है, जैसे आप जब केस स्टडी लिखें तो आप देखिए कि आपको महात्मा गांधी से क्या, महात्मा गांधी जब आपने पढ़ा है तो उससे क्या चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कांट के उससे हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आप धीरे धीरे ये करोगे तो आप यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, जब तक पढ़ी हुई चीज़ को आप कॉपी में लिखोगे नहीं तब तक आप उसको सही यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो केस स्टडी, ठीक है, तो केस स्टडी कोई टफ चीज़ नहीं है। ठीक है,
स्टार्टिंग में सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगा था कि यार कैसे लिखूंगा मैं केस स्टडी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना एथिक्स कंप्लीट करना है, और धीरे धीरे जब आप कॉपी देखोगे, टॉपर्स की कॉपी देखोगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा कि केस स्टडी को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, तो समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।